हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सुदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम गुमला जीके। जो गुमला चौकीदार होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज का वीडियो सब्जेक्टिव होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल पहले से है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो आपको दिखाते हैं गुमला का मैप। गुमला का मैप में देखिए, ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये आपका गुमला का मैप है। अब देखिए गुमला के साइड साइड में कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है। तो देखिए सबसे पहले इधर आपका नॉर्थ वेस्ट में लातेहार है। ठीक है, फिर देखिए नॉर्थ में क्या है, लोहरदगा। उत्तर में लोहरदगा है। पूर्व में रांची है, खूंटी है, और इधर दक्षिण में सिमडेगा है। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा जिला किस ओर है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आप पूछेगा आपको कि गुमला जिला जो है वो कितना झारखंड के जिला से टच किया हुआ है। तो देखिए सिमडेगा है, खूंटी है, रांची है, लोहरदगा है और लातेहार। टोटल कितना हो गया, 5 जिला से। ठीक है, उसमें आपको ये याद रखना है कि पूर्व में रांची और खूंटी है, उत्तर में लोहरदगा है, दक्षिण में सिमडेगा है और उत्तर पश्चिम में क्या है, लातेहार। इसके साथ साथ एक राज्य भी गुमला जिला से टच करता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, यही पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल। पूछेगा कौन सा राज्य जो है गुमला से टच किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं गुमला जिला का। अब इसको गुमला जिला में देखिए, पहला आता है गठन। गठन गुमला जिला कब हुआ था, 18 मई 1983 ईस्वी को। ये सब आपको याद रखना ही है। इसका मुख्यालय देखिए, गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ है, गुमला में। फिर आगे देखिए क्षेत्रफल 5360 वर्ग किलोमीटर। ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये सब सही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे में कुल जनसंख्या। अब कितना जनसंख्या है गुमला जिला का, 10,25,213 जनसंख्या है। उसके बाद आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 23.16%। जनसंख्या आपको याद कर लेना है, एरिया याद करना है। अब ये जनसंख्या वृद्धि दर ये सब नहीं पूछा जा सकता, लेकिन पूछ भी सकता है, कोई ये नहीं है। अब आगे देखिए जनसंख्या घनत्व। गुमला जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, 191। जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं, एक मान लीजिए ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, तो इसका अंदर में कितना लोग रहता है इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर गुमला में 191 आदमी रहते हैं। ठीक है, अब चलिए लिंगानुपात देखिए। लिंगानुपात है 993। कितना लड़का में कितना महिला है वो इसमें दिख रहा है लिंगानुपात में। तो टोटल कितना है, 993। शिशु लिंगानुपात, बच्चों का लिंगानुपात पूछा, बच्चों का लिंगानुपात कितना है, 963। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लिंगानुपात अगर पूछ दिया तो 993, अगर शिशु लिख दिया शिशु लिंगानुपात तो आपका हो जाएगा 963। साक्षरता दर हो गया आपका। देखिए साक्षरता दर कितना है, 75.55%। आपको याद है, इसको रखना ही है ताकि सब आपसे ना छूटे। साक्षरता दर कितना है, 75.55%। अब आइए आगे। आगे आपका अनुमंडल। अनुमंडल कितना है गुमला में, टोटल 3। कौन सा है, गुमला है, चैनपुर है और बसिया है। 3 इसका नाम भी आपको याद रखना है कि गुमला है, चैनपुर है, बसिया है। आप पूछ देगा यहाँ पे, मान लीजिए कोई एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट का दे दिया अनुमंडल और उसको पूछ देगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको अगर नाम याद नहीं है तो ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाम याद रहेगा तो आराम से उसको मार देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे प्रखंड में। प्रखंड टोटल कितना है, 12। 3 अनुमंडल है, 12 प्रखंड है। प्रखंड का भी नाम देखिए, गुमला है, सिसई है, बिशुनपुर है, चैनपुर है, घाघरा है, डुमरी है, बसिया, रायडी, कमडड़ा, भरनो, पालकोट और अल्बरटेक्का। टोटल कितना प्रखंड है इसमें हम लोग का, 12 प्रखंड है। ठीक है, 12 का नाम भी आपको याद रखना है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। आप फिर आगे देखिए विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र कितना है, 3। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, गुमला है, सिसई है और बिशुनपुर। 3 है हम लोग का विधानसभा क्षेत्र। इससे का जो पहले वीडियो में MCQ बनाए हैं उसमें
कौन विधायक है, कौन सा पार्टी से, ये सब हम बता दिए हैं। तो वीडियो वहाँ से भी आप जाके देख लीजिए अगर ये सब दिक्कत है तो, कौन विधायक नहीं है। अब देखिए आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कौन सा गुमला में से पार होता है। तो पहला 23 नेशनल हाईवे 23, 78 और 143A। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नदियाँ में कौन सा गुमला की प्रमुख नदी है, दक्षिणी कोयल और शंख। बहुत कोई बोल रहा था कि शंख नदी नहीं बता, लेकिन बुक में दिया हुआ है गुमला जो है वो सगनी का जलप्रपात जो है वो शंख नदी में ही है। तो शंख नदी बहता है, गलती से हम उसमें गंगा बता दिए थे। तो गंगा का जो सहायक नदी है घाघरा, वो घाघरा जलप्रपात में गिरती है। ठीक है, अब देखिए कुछ, अब इसमें आगे देखिए प्रमुख खनिज। अब गुमला में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है आपका बॉक्साइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, क्वार्ट्ज पाया जाता है, काइनाइट पाया जाता है और लोहा पाया जाता है। अगर पूछ देगा इनमें से कौन सा खनिज गुमला में नहीं पाया जाता, तो 3 यहाँ से दे देगा और एक दूसरा दे देगा। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए आगे आपका प्रमुख पर्यटक स्थल, गुमला का प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है। देखिए इसमें पहला घाघरा जलप्रपात, फिर हेपात जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, पालकोट अभयारण्य, नवरत्नगढ़ का किला, पालकोट का राजमहल, नागफेनी का राजमहल और पालकोट की गुफाएं। अब इसमें आपके जलप्रपात आपको अच्छा से याद रखना है, कौन सा जलप्रपात। अब घाघरा जलप्रपात कौन सा नदी में है, हेपा जलप्रपात कौन सा नदी में है, प्रेमा घाट कौन सा जलप्रपात नदी जो कौन सा नदी में है। इसके साथ साथ ये जितना जलप्रपात है वो आपको देखना है कि कौन सा प्रखंड में है, कौन सा प्रखंड में है। अगर आप पंचायत आपको पता है तो पंचायत को भी देख लेना है, अगर आपसे हो पाएगा तो पंचायत भी देखें, क्योंकि रामगढ़ चौकीदार में पंचायत से भी क्वेश्चन पूछा था कि पतरातू डैम कौन सा पंचायत में है। अगर आपको भी यहाँ पूछ दे घाघरा जलप्रपात कौन सा पंचायत में है तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पंचायत भी आपको देख लेना है। अब देखिए आगे है मेरा यहाँ धार्मिक स्थल। अब देखिए गुमला का धार्मिक स्थल क्या क्या है। पहला है वासुदेव राय मंदिर, फिर महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर। 4 मंदिर जो है गुमला का फेमस है, ये सब देख लीजिएगा। वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर और टांगीनाथ मंदिर। अब देखिए अन्य विवरण में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। गुमला का अन्य विवरण में देखिए माना जाता है कि गुमला शब्द की उत्पत्ति गौ मेला से हुई है। अगर ये सब क्वेश्चन आता है तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये सब अच्छा से देख लेना। अगर नहीं आपके पास नोट्स है तो हम PDF टेलीग्राम में दे देंगे, तो टेलीग्राम पर चैनल में भी आप जुड़ के वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए सेकंड में क्या है, गुमला जिला हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। अब हनुमान भगवान जो है उनका जन्म स्थान में गुमला में माना जाता है। इसको ध्यान से देखिए, गौ मेला, गुमला शब्द का उत्पत्ति कहाँ हुआ, गौ मेला से। और हनुमान जी का जन्मस्थल भी माना, आप बोलते कौन सा भगवान का जन्मस्थल गुमला में माना जाता है, तो आपको फिर बोलना पड़ेगा हनुमान मंदिर या हनुमान जी का। ठीक है, अब तीसरा में देखिए यहाँ अवस्थित ऋष्यामुख चोटी का उल्लेख रामायण में है। अब जो गुमला में ऋष्यामुख चोटी है उसका उल्लेख जो है वो रामायण में मिलता है। अब पूछेगा रामायण में गुमला का कौन सा चोटी का उल्लेख मिलता है, तो ऋष्यामुख चोटी का। अब चलिए आगे क्या देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब झारखंड सरकार का एक ऑपरेशन जो चला था गुमला में, उसका नाम क्या था। उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चक्रव्यूह, जिसको काम क्या था, गुमला जिला में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित ऑपरेशन। गुमला जिला में जो नक्सली हैं उनके विरुद्ध में ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन चक्रव्यूह। ठीक है, अब चलिए आगे क्या है इसमें। अब इसमें आया था जलाशय डैम परियोजना। कौन सा डैम परियोजना गुमला में हुआ था वो सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जल परियोजना आता है, जलाशय परियोजना, धन सिंह टोली जलाशय परियोजना। ये कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता है गुमला में होगा। अब इसमें देखना है कि अब कौन सा स्थान में है, तो तब तो आइडिया नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो पाया उतना हम कंपेलेशन इसमें करके आपको दे रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि धन सिंह टोली जलाशय परियोजना कब शुरू हुआ था, तो ये कब होगा, 1986 में। फिर आगे देखिए अपर शंख जलाशय परियोजना, ये भी गुमला में कब हुआ था, 1987 में। आगे देखिए, आगे आपका पॉइंट नंबर 13 में देखिए पारस जलाशय परियोजना का नाम आपको याद रखना है। पहला क्या बताएं हम आपको, धन सिंह टोली जलाशय,
परियोजना, दूसरा बताए अपर संघ जलाशय परियोजना, तीसरा बता रहे हैं पारस जलाशय परियोजना। ये जितना भी परियोजना है वो आपका गुमला में ही है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे आपका सुवाली जलाशय योजना। अब सुवाली जलाशय योजना कहाँ पे, ये भी आपका गुमला में ही है। और इसको सबसे इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्टार्ट किया गया था। अब देखिए आगे फिर देखिए यहाँ पे तपकरा जलाशय परियोजना। तपकरा जलाशय परियोजना भी गुमला सिमडेगा दोनों के बीच में, मतलब दोनों राज्य के समझौता से ही परियोजना स्टार्ट हुआ होगा, तो वहाँ पे गुमला सिमडेगा दोनों हो जाएगा। फिर आगे देखिए रामरेखा जलाशय परियोजना। रामरेखा जलाशय परियोजना भी गुमला और सिमडेगा दोनों के बीच परियोजना बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, 1983 ईस्वी में। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जलप्रपात जो हम बताए थे अभी आपको, क्या बताते हैं, एक हेपात जलप्रपात आता है। हेपात जलप्रपात कहाँ है, गुमला में। और गुमला के साथ साथ घाघरा नदी में उद्गम स्थल पर स्थित है। घाघरा नदी के जहाँ उद्गम स्थल है वहाँ पे हेपात जलप्रपात स्थित है। अब चलिए आगे आगे आपका नागफेनी जलप्रपात। नागफेनी जलप्रपात गुमला में ये भी है, शंख नदी पर स्थित है। अगर आप लोग बोल रहे थे कि शंख नदी यहाँ पे बहता ही नहीं है, तो नागफेनी जो है वो किस नदी में है, तो शंख नदी में है। ठीक है, आगे देखिए सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात, वो भी गुमला में है और यह भी शंख नदी पर स्थित है। सदनी घाघ जो जलप्रपात है वह भी शंख नदी पर है। इसका हाइट कितना है, 20 मीटर ऑप्शन में रहेगा या फिर 200 फीट, दोनों में से कोई भी दिया सकता है कि पूछे सदनी घाघ जलप्रपात का हाइट कितना है, तो 60 मीटर अगर दिया तो 60 मीटर हो जाएगा, अगर 200 फीट दिया तो 200 फीट हो जाएगा। इसका आकार सर्पाकार है, इसका आकार जो है वो सर्पाकार है, किसका, सदनी जलप्रपात का। आगे देखिए क्या है, प्रेमा घाघ जलप्रपात। ठीक है, ये भी गुमला में है, रायडी प्रखंड में स्थित है। तो प्रखंड आपको क्या रखना है, ये भी कौन सा प्रखंड में है, नागफेनी कौन सा प्रखंड में है, हेमात कौन सा प्रखंड, जैसे यहाँ पे प्रेमा का दिया हुआ है रायडी प्रखंड में, वैसे बाकी सबका भी आपको देख लेना है। अब चलिए आगे आगे देखिए इसमें और एक है शेरका जलप्रपात। ये भी गुमला में है, बिशुनपुर प्रखंड में है। ये शेरका जलप्रपात किसमें है, बिशुनपुर प्रखंड में है और ये सरका नदी पर है, शेरका नदी पर। अब आगे जाने से पहले थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपको बताते हैं। इसमें अगर आपको पता नहीं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, दौड़ कब होगा, ठीक है, एग्ज़ाम कितना दिन बाद दौड़ होता है नहीं होता, तो इसके बारे में एक वीडियो हम बनाए हैं। आवश्यक सूचना लिखा होगा आपका प्लेलिस्ट जो है आपका, इसमें गुमला प्लेलिस्ट जो बनाए हैं उसमें भी आपको मिलेगा। अब वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। जो रामगढ़ चौकीदार बहाली के बेसिस पे हम पूरा जानकारी आपको दिए हैं। जैसे रामगढ़ में हुआ था उसका रिजल्ट भी आ गया है, सब फिजिकल विजिकल सब हो गया है, फिजिकल आपका सब चेकअप भी हो गया है और लिस्ट भी आ गया है। कुछ वीडियो में हम बताएंगे कि वहाँ कितना कितना कटअप लिया है, उससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा भी हो जाएगा। तो बहुत जल्द उसका वीडियो हम डाल देंगे चैनल में। अब देखिए आगे जिलावार वनों की स्थिति। अब जिला के बेसिस पे वनों की स्थिति देखना है, तो आपको देखना है गुमला का। गुमला में देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जंगल का, तो कितना है 8360 किलोमीटर। इसमें से 1443.15 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो जंगल से घिरा हुआ है। प्रतिशत में अगर बोले तो 26.92% जो है वो जंगल से घिरा है। 2019 से परिवर्तन वर्ग किलोमीटर 19 के कंपेयर में 0.89% जो है वो जंगल बढ़ा है अभी। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए आगे क्या है, आगे है पहाड़ी। अब पहाड़ी में देखिए यहाँ पे कौन सा पहाड़ी जो है वो गुमला में है। तो पहला आपको देखिए कोराम्बे पहाड़ी, फिर पालकोट पहाड़ी, फिर ऋषियमुख पहाड़ी, फिर टुपुटोली पहाड़ी और बेंग पहाड़ी। ये सब जो पहाड़ है वो आपका गुमला जिला में स्थित है। अब चलिए आगे है आपका खड़िया। अब जो भाषा है खड़िया, क्योंकि आप लोग का लोकल लैंग्वेज में भी खड़िया था, तो खड़िया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। खड़िया से पूछ दे तो क्या का क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले देखते खड़िया। महत्वपूर्ण बात इसमें है इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है।
अगर आपका नागपुरी है तो नागपुरी भी देख लीजिए, उराव है तो उराव कौन सा परिवार में आता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाषा से भी आपका प्रश्न रहेगा उसमें, स्थानीय भाषा से, तो ये सब भी जरूरी है। तो खड़िया भाषा जो है वो आपका कौन सा मुंडारी भाषा परिवार से आता है, इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बोला जाता है। फिर आगे देखिए आपका कुड़ुक और उराव। कुड़ुक उराव भाषा भी देखिए कौन सा ये सा आता है, कौन सा भाषा परिवार से आता है, ये आपका आता है द्रविड़ भाषा परिवार से, लेकिन ये आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। इसमें देखिए झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में इस भाषा का सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है। अब झारखंड में जितना भी क्षेत्रीय भाषा है उसके संदर्भ में देखें सर्वाधिक, तो सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य किस भाषा में मिलता है, तो पूर्व भाषा में मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है आपका मुंडारी। अब मुंडारी के बारे में देख लेते हैं। मुंडारी जनजाति से संबंधित है मुंडारी भाषा। इस भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं। कौन सा रूप पाया जाता है मुंडारी का, सबको लिए पूछा जा सकता है कि मुंडारी जनजाति या मुंडारी भाषा का कितना रूप पाया जाता है, तो 4 रूप पाया जाता है। इसमें देखिए पहला है हसद मुंडारी, दूसरा है तमड़िया मुंडारी, तीसरा है केर मुंडारी, नगोरी मुंडारी। 4 तरह का मुंडारी भाषा पाया जाता है। उसमें देखिए खूंटी व मुरहू के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित भाषा कौन सा है, हसद मुंडारी। फिर देखिए तमाड़ व आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है तमड़िया मुंडारी। फिर रांची व आसपास के क्षेत्र में कौन सा प्रचलित है, केर मुंडारी। और नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी को बोलते हैं नागौरी मुंडारी। और ये जो भाषा है मुंडारी भाषा, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है। जो हम सबसे पहले बताएं अभी, इसमें देखिए जो बताए थे यहाँ पे, खड़िया भाषा और मुंडारी भाषा दोनों ही ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है। लेकिन जो अभी हम बताएं यहाँ पे आपको उराव भाषा, वो जो आपका किस में है, द्रविड़ भाषा परिवार में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें फिर आ जाता है आपका झारखंड की राजकीय भाषा। यहाँ से एक क्वेश्चन रामगढ़ में पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा भाषा जो है वो झारखंड का राजकीय भाषा नहीं है। तो उसमें आपको इंग्लिश को याद रखना है। इंग्लिश जो है वो द्वितीय भाषा, झारखंड का द्वितीय भाषा में नहीं है। अब क्या क्या है, सबसे पहले आपको जानना है कि राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। उसका द्वितीय भाषा में क्या क्या है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमारी, खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल द्वितीय भाषा में कितना है, 16। ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड का टोटल राजकीय भाषा कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 16। इसको इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि कौन सा भाषा झारखंड का द्वितीय भाषा में नहीं है, तो इंग्लिश। ठीक है, तो आगे देखिए। आगे थोड़ा सा नागपुरी छूट गया, तो उसका PDF थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो नागपुरी भाषा के बारे में देख लेते हैं। इस भाषा का विकास मागधी प्राकृतिक भाषा से हुआ है। इसका विकास किससे हुआ है, मागधी प्राकृतिक भाषा से। यह झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है, और संपर्क भाषा, झारखंड का संपर्क भाषा जो है उसमें से एक प्रमुख नागपुरी भी है। फिर ये देखिए, यह भाषा सादरी और गंवारी के नाम से भी जाना जाता है। नागपुरी को सादरी और गंवारी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नागवंशी राजाओं की मातृभाषा थी। अभी नागवंशी राजा झारखंड में थे वो लोग का ये मातृभाषा था। ठीक है, अब देखिए आगे है, नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि बेनीराम माथा, रचना नागवंशावली। बेनीराम माथा जो थे वो नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि थे, ये। और इनका जो रचना था क्या था, नागवंशावली। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे है इसमें एक मेला। अब मेला देखिए आप कौन सा, एक आपका गुमला में होता है उर्स मेला। आपको पता ही होगा, आप गुमला से हैं तो आपको उर्स मेला के बारे में पता होगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा आप डिटेल देख लीजिएगा, या किसी से पूछ लीजिएगा, अपना बड़े बुजुर्ग से पूछे तो अच्छे से बता देगा। इसके साथ आप मैप में ये सब देने के पीछे रीजन है कि इसका आपको बॉर्डर भी देखना है। लातेहार बॉर्डर में लोहरदगा है, रांची है, खूंटी है, सिमडेगा है। ठीक है, तो ये सब बार बार ये सब दिखा रहे हैं, इसका आपको याद रहे इसलिए ये सब दिखा रहे हैं। ठीक है, उस तरह मेला के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा से देख लेना है। अब चलिए आगे है यहाँ पे मंदिर के बारे में। ठीक है, अब कौन सा मंदिर है, अब देखते हैं। इसमें मंदिर है आपका, सबसे पहला मंदिर है आपका टांगीनाथ मंदिर जो गुमला में है। फिर वासुदेव राय मंदिर
माया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, कपिलनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर, सती मठ। टोटल कितना, ये सब जितना भी मंदिर है ये सब के बारे में हल्का हल्का आपको जाना है कि कौन सा प्रखंड में है, कहाँ पे है, तो ये सब आपको अच्छा से देख लेना है। फिर आगे देखिए इसके बारे में कुछ थोड़ा आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है टांगी धाम। टांगी धाम मंदिर जो है वो आपका गुमला में है। और देखिए यह गुमला के मंझगांव पहाड़ी में स्थित है। टांगीनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो मंझगांव पहाड़ी में। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग है। अब टांगीनाथ धाम मंदिर में आपको अगर नहीं पता तो वहाँ पे एक बड़ा सा शिवलिंग है, इसके अलावा 8 छोटा छोटा या बोल सकते हैं कि अन्य शिवलिंग भी है। यहाँ शिवलिंग के अलावा, ठीक है, यहाँ शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमाएं भी हैं। शिव बाबा जो शिवलिंग है उसके अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमाएं यहाँ पे है मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? पूर्व मध्यकाल में। अब चलिए आगे देखते हैं, इसी का है आगे। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है, जिसके भूमि से ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इतिहासकार इसे 5वीं-6वीं सदी का मानते हैं। अब जो टांगीनाथ धाम मंदिर है उसका सामने में ही एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल है जो भूमि से 11 फीट है। अगर आप पूछ देगा कि अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल कितना फीट ऊंचाई का है तो वह 11 फीट हो जाएगा। फिर देखिए इस स्थान का संबंध परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। अब जो स्थान है या मंदिर का स्थान है उसको परशुराम के समय से जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता है के अनुसार यहाँ भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है तथा यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा टांगी गड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बोला जाता है मंदिर के सामने कि यहाँ पे परशुराम का जो पद चिन्ह मतलब पैर का चिन्ह भी मौजूद है। इसके साथ साथ जो परशुराम का जो टांगी फरसा था वो यहाँ पे गाड़ा हुआ है। इस स्थान का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। अब इस स्थान का जो संबंध है वह कौन सा समुदाय से है? तो पाशुपत संप्रदाय से। अब चलिए नेक्स्ट मंदिर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट मंदिर है आपका वासुदेव राय मंदिर। वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे है? कोराम्बे ग्राम। देखो यहाँ पे आपको ग्राम भी दिया हुआ है, कौन सा गांव में है? तो कोराम्बे गांव में है, गुमला में। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ काले पत्थरों से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। अब वहाँ पे जो वासुदेव की प्रतिमा है वह काले पत्थरों से बना हुआ है। नागवंशावली के अनुसार, नागवंशावली जो नागपुरी के जो अभी बताए थे उनका जो रचना था, नागवंशावली के अनुसार यह प्रतिमा नागवंशियों ने पलामू के राक्षसेलों को पराजित करके प्राप्त की थी। अब जो पलामू में राक्षसेल वंश था उसको नागवंशी शासक जो थे उसको पराजित करके वहाँ से लाए थे, पलामू से, ऐसा माना जाता है। देखिए 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी। 1463 ईस्वी में इसका विधिवत स्थापना कौन किया था? तो राजा प्रताप कर्ण। आगे देखिए एक अन्य किदवंती के अनुसार क्या इसमें बोल रहा है कि यह मूर्ति खेत जोतते समय घुमा मुंडा सहियाना ग्राम निवासी को मिला था। अब बहुत कोई का मान्यता ये भी देखा जाता है कि जो मूर्ति है यहाँ पे जो है वासुदेव मंदिर की प्रतिमा है, बहुत कोई बोलता है कि घुमा मुंडा को मिला था। घुमा मुंडा को वो कहाँ के निवासी थे? तो वो आपका निवासी थे सहियाना ग्राम का निवासी था। ठीक है, इसमें देखिए फिर आगे है यहाँ राक्षसेल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। यहाँ पे कोराम्बे गांव में या फिर बोला सकता है यहाँ पे जो हम लोग झारखंड गुमला में राक्षसेल और नागवंशियों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। अतः इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। ये जो राक्षसेल और नागवंशियों के बीच जो एक भयंकर युद्ध हुआ था इसके कारण यहाँ में स्थान को हल्दी घाटी तथा जो मंदिर है वासुदेव राय मंदिर तो हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे है आपका महामाया मंदिर। महामाया मंदिर के बारे में देखते हैं।
महामाया मंदिर का क्या विशेषता है। सबसे पहले आपको देखना है गांव, यहाँ कौन सा गांव में है, हापामुनी गांव में, ये भी गुमला में ही है। जितना भी हम आपको बताएंगे गुमला से रिलेटेड ही बताएंगे इसमें। देखिए इसमें क्या है, इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। अब बोल रहा है यहाँ पे जो इसकी जो मूर्ति, जो नागवंशी शासक थे, नाम था उनका गजघंट राय, 908 ईस्वी में जो है वो इसका स्थापना किया था, निर्माण किया था। इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित है, जो एक तांत्रिक पीठ है। अब महामाया मंदिर में किसका प्रतिमा है या किसकी मूर्ति है, तो काली माँ का। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ मराठा ब्राह्मण थे। अब महामाया मंदिर का जो प्रथम पुरोहित थे वो कौन थे, तो आपका द्विज हरिनाथ, ये जो थे वो मराठा ब्राह्मण थे। आगे देखिए, सियानाथ देव के द्वारा इसे विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। अब इसमें यहाँ पे विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, सियानाथ देव के द्वारा। आगे देखिए, 1831 के कोल विद्रोह के दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी, जिसके बाद यह पुनः निर्मित कर दिया गया। 1831 में जो कोल विद्रोह हुआ था झारखंड में, उस दौरान मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई थी, लेकिन बाद में फिर उसको पुनः निर्मित कर दिया गया। और इसमें आगे देखिए, चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा, शिव की पूजा की जाती है तथा यहाँ मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। अब चैत्र पूर्णिमा के दिन महामाया मंदिर में वहाँ पे मंडा पूजा किया जाता है, शिव की पूजा की जाती है। अच्छा, मंडा मेला भी होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें आगे देखिए, मंडा पूजा के दौरान भोक्ता आग पर नंगे पांव चलते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में फुलकुंदी कहा जाता है। यह मंडा बहुत जगह होता है, जैसे हम लोग का इधर रामगढ़ हो गया, इधर रामगढ़ में तो पूरा ही होता है। इसमें हम लोग सुबह सुबह जब मंडा ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पे जो नंगे पाँव से आग के ऊपर चला जाता है, इसमें फूल भी डाला थोड़ा बहुत होता है, इसलिए इसको फुलकुंदी भी कहा जाता है। उसे सबसे इसमें याद करने वाला बात है, सबसे पहले इसका गांव कि महामाया मंदिर कहाँ है, तो हापामुनी गांव में। फिर इसमें किसकी मूर्तियाँ लगी हुई है, तो काली माँ की मूर्ति लगी हुई है, और साथ में विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित है यहाँ पे माया मंदिर में स्थित। फिर आगे देखिए, मंडा पूजा भी होता है, कब होता है, चैत्र पूर्णिमा में। अब चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा अंजन धाम मंदिर के बारे में। अंजन धाम के मंदिर में देखिए क्या विशेषता है। सबसे पहला ये अंजन ग्राम में है, ये तो आसान है कि अंजन धाम का मंदिर कहाँ है, अंजन ग्राम में। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। अब अंजन धाम मंदिर जहाँ है अंजन ग्राम में वहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। फिर देखिए आगे, यहाँ देवी अंजना की प्रस्तर मूर्ति स्थापित। अब देवी अंजना का भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पर चक्रधारी मंदिर एवं नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पे मतलब अंजनधाम ग्राम में यहाँ पे जो क्या है, चक्रधारी मंदिर भी है और नकटी देवी गांव का भी मंदिर स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है। अब चक्रधारी मंदिर में जो है वो शिवलिंग के ऊपर में एक भारी पत्थर से बना एक चक्र है, जिसके बीच में एक छिद्र है, एक उसके बीच में एक छेद भी है। इस मंदिर के 3 ओर नेतरहाट पहाड़ी का विस्तार है, जबकि इसके दक्षिण में खरवा नदी का अफवाह है। अब ये जो मंदिर है चक्रधारी मंदिर, उसका 3 ओर जो है वो नेतरहाट पहाड़ी से विस्तार, मतलब नेतरहाट पहाड़ी से अपना बॉर्डर बनाता है, लेकिन दक्षिण में जो है इसका खरवा नदी बहती है। अब चलिए आगे देखिए, आपका है कपिलनाथ मंदिर। कपिलनाथ मंदिर भी है कहाँ पे है, दोईसा नगर में। कपिलनाथ मंदिर कहाँ है, दोईसा नगर गुमला में। इसका विशेषता हम देखिए, 1710 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रामशाह ने कराया था। ये सब आपको याद रखना है कि कौन सा मंदिर कौन सा राजा मतलब निर्माण करवाए थे। तो इसमें कौन करवाए थे, राजा रामशाह। ये दोईसा के प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। ठीक है, अब देखिए आगे इसका मंदिर के बारे में देखते हैं। चिंतामणि मंदिर अब आ गया। चिंतामणि के बारे में देखते हैं। चिंतामणि मंदिर अवस्थित कहाँ है, पालकोट में। यह भी गुमला में ही है। गुमला का ही क्वेश्चन, जाहिर सी बात है गुमला में ही होगा। तो चिंतामणि मंदिर कहाँ है, पालकोट में।
अब देखिए इसका विशेषता, इस मंदिर का निर्माण नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था। यह भी जो है नागवंशी राजा भी करवाए थे। अब आगे देखिए इसमें जो बताए थे हम कपिलनाथ मंदिर, ये भी आपका नागवंशी राजा ही थे। और ये जो करवाए थे चिंतामणि मंदिर, वो भी आपका नागवंशी राजा ही बनाया था या निर्माण किया था। तो ये किस लिए बनाया था? कुल देवता चिंतामणि, वो अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में बनाया था। ये मंदिर नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। नागवंशी की राजधानी कहाँ था? पालकोट में, और ये पालकोट में ही स्थित है। तो आगे देखिए, आगे है मंदिर का नाम। अब मंदिर का नाम देखिए, आप सती मठ के बारे में जानते हैं, ये भी पालकोट में है। इसका निर्माण एक नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया था। अब ये जो है नागवंशी महारानी करवाई थी, अगर नागवंशी राजा लिख रहा था, इसमें महारानी करवाई थी। इसे निर्मित कराने वाली महारानी बाद में सती हो गई थी। जो ये महारानी इसका निर्माण करवाए थे वो बाद में सती हो गई थी, जिसके कारण इसे सती मठ भी कहा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पालकोट का राजमहल के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है? पालकोट का राजमहल का विशेषता क्या देखिए। पालकोट नागवंशी शासक यदुनाथ शाह की राजधानी थी तथा यहीं पर इन्होंने इस महल का निर्माण कराया था। अब जो पालकोट का राजमहल है उसका निर्माण कौन कराया था? नागवंशी शासक यदुनाथ शाह, जिसका राजधानी भी पालकोट में था। यह राजमहल राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे 143 NH23 पर गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेशनल हाईवे 143 NH23 पर गुमला सिमडेगा मार्ग में स्थित है। बाकी देखिए दूसरा किला के बारे में, महल के बारे में देखते हैं। नवरत्नगढ़ महल, जिसको दोयसा का किला भी कहा जाता है, ये भी कहाँ है? गुमला में। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। इसका निर्माण 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था। इसका निर्माण कौन करवाया था? नागवंशी राजा दुर्जन साल। यह एक 5 मंजिला भवन है जो कंगूरा शैली में धातेदार परकटों दीवारों से घिरा है तथा इस महल के प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे। ये बात किसका हो रहा है? नवरत्नगढ़ महल का या दोयसा का किला। ठीक है, नवरत्नगढ़ या दोयसा का किला। दोयसा नवरत्नगढ़ महल को ही दोयसा का किला भी बोला जाता है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए इसमें इस क्या बोले, प्रत्येक मंजिल में 9 कमरा है दोयसा का किला में। इस भवन का विशेष आकर्षण इसका खजाना घर है। अब जो दोयसा का किला है उसमें जो खजाना घर है वही इसका विशेष आकर्षक है। अब देखिए आगे, वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिला शेष है। अभी वर्तमान में अगर वहाँ पर जाएगा तो अभी देखेंगे 3 मंजिला ही शेष है। इस किले का निर्माण चूना, सुर्खी और लाहौरी ईंटों से किया गया है। अब जो मंदिर है किला जो है दोयसा का किला, वो आपका किससे बनाया गया? चूना से बनाया गया है, सूखी से बनाया गया है और लाहौरी ईंटों से बनाया गया है। इस किले के अंदर शिव मंदिर व कपिलनाथ मंदिर जैसे मंदिरों का भी निर्माण कराया गया है। अब इस किले के अंदर में शिव मंदिर और कपिलनाथ मंदिर के जैसा भी यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोयसा किला को क्या कहा जाता है? झारखंड का हम्पी। ठीक है, इस किले में खुदाई के दौरान हाल में ही राजा का खुफिया महल मिला है, जिसके बाद 2019 में इस किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोयसा का किला को कब राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तो कब किया गया है? 2019 में। ठीक है, अब देखिए आगे है नागफनी का महल। नागफनी का महल में देखिए इसके बारे में देखते हैं। नागफनी का महल क्या है? सिसई गुमला में। कहाँ पे है? सिसई में। अब इसके बारे में विशेषता देखते हैं। पुरातात्विक दृष्टि से इसके निर्माण का समय 1704 ईस्वी का अनुमानित है। अब अभी तक इसमें कंफर्म नहीं है कि कब इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाता है तो पता चलता है कि यह 1704 ईस्वी में मतलब इसका निर्माण हुआ था। इसके अवशिष्ट दीवारों पर
एक आलेख है जिसमें पत्थर पर एक राजा और उसकी 7 रानियां तथा एक कुत्ते का चित्र है। अब जो इसके नागफनी का राजमहल का जो दीवार है उसमें किसका किसका आलेख मिलता है, तो एक राजा का, फिर उसकी 7 रानियां का और एक कुत्ते का चित्र अंकित है। ठीक है, तो ये इतना है जो हमको मिला बुक से, वो आपके लिए खोज के यहाँ पे कंपाइलेशन कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसमें हम एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो और नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, गुमला चौकीदार 2024 लिखा होगा, वहाँ जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें झारखंड जीके का भी बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे बनाया हुआ है। साथ में रामगढ़ चौकीदार का क्वेश्चन मेरा चैनल में मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।